ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1999 के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे। 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात सुधारों का मूल्यांकन किया जाएगा, किंतु 1919 के अधिनियम की त्रुटियों से असंतुष्ट भारतीयों की स्वायत्तता की मांग 1920 से लेकर के 1922 के असहयोग आंदोलन और स्वराज दल की जो अवरोध की नीति से 1927 में ही साइमन आयोग को 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके पश्चात अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसका आधार बनी। ये घटनाएं कौन सी थी, आइए हम देखते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन 10 अगस्त 1928 को और 29 मार्च 1929 को जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्रों को प्रस्तुत करना, 1930 से लेकर के 32 के मध्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन और ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र का प्रस्तुत किया जाना। इसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 1935 का जो एक्ट है यह एक विस्तृत प्रलेख था। इसमें 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ थीं। इस एक्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। इस एक्ट का वही लक्ष्य रखा गया जो कि 1999 के अधिनियम का था, यानी 1919 के अधिनियम का था, अर्थात क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इससे ब्रिटिश शासकों की भारत को पूर्ण जो स्वराज्य के स्थान पर औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की मंशा स्पष्ट होती है। औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य यह है कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। दूसरी विशेषता है कि इस एक्ट द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस जो प्रस्तावित संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का मिलना अनिवार्य रखा गया, यानी प्रांतों के लिए तो यह अनिवार्य कर दिया कि वो इस संघ में मिलेंगे, किंतु जो देशी रियासतें थी उनको छूट दे दी कि वो चाहे तो इस संघ में मिल सकते हैं, वो चाहे तो नहीं मिले। तो इस प्रस्तावित संघ का निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांतों से 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और स्वेच्छा से जो शामिल होने वाली देशी रियासतें थी उनको मिलाकर किया जाना था। तो इस प्रस्तावित संघ की स्थापना तभी होनी थी जब कम से कम इतनी रियासतें संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती कि वे उनमें रहने वाले लोगों की संख्या के आधे भाग से अधिक होती। लेकिन देशी रियासत जो राजा थे, रियासतों के राजा थे, उनकी असहमति तथा सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाने से ये जो प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव था उसकी स्थापना नहीं हो सकी। तीसरी विशेषता है कि इस अधिनियम द्वारा संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अधिनियम की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल की गई जिनमें भिन्न भिन्न विषयों को शामिल किया गया था। ये सूचियां थी संघ सूची जिसमें 59 विषय रखे गए, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय शामिल थे। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं इसी तरह की जो व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों पर यानी संघ सूची में जो के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया। प्रांतीय सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर केंद्र और प्रांत दोनों ही कानून बना सकते थे। केवल अगर दोनों में अंतर विरोध हो जाए केंद्र और प्रांतों में, तो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू होता
था। चौथी विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, यानी केंद्रीय सरकार के विषयों को दो भागों में, हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, जिसमें विषयों को दो भागों में बांटा गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित आरक्षित विषय, मतलब हस्तांतरित विषय। तो संरक्षित जो विषय हैं उनका शासन तो गवर्नर जनरल को, और हस्तांतरित विषय का शासन मंत्री परिषद को सौंपा गया, लेकिन मंत्री परिषद का अधिकार सीमित था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की, और 1935 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। आगे प्रांतीय स्वायत्ता यानी 1935 के एक्ट की ये प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतों में जो दोषपूर्ण द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषय का जो भेद था, मतलब जो दो भागों में विषय विभाजित किए थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई। गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को व्यापक अधिकार दिए गए इस एक्ट के द्वारा। संरक्षण पर आरक्षण की आड़ में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने साम्राज्य हितों एवं गवर्नर जनरल और जो गवर्नर थे उनकी निरंकुशता को छिपाने का प्रयास किया गया। एक इसकी और प्रमुख विशेषता ये है कि एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसको संविधान की व्याख्या का प्राथमिक तथा पुनर्विचार का क्षेत्र प्रदान किया गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये संघीय न्यायालय था, वो अंतिम सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। विधानमंडलों एवं मताधिकार का विस्तार किया गया। केंद्र में उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 260 और निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 375 निश्चित की गई थी। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या दुगुनी कर दी गई और गवर्नर वाले जो 11 प्रांतों के विधानमंडल में से विधानमंडल द्विसदनात्मक कर दिए गए थे। शेष जो 5 प्रांतों में विधानमंडल एक सदनात्मक थे। 1909 के अधिनियम के द्वारा जिस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम में भी इसका विस्तार किया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा और ज़्यादा उसका विस्तार कर दिया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए 1935 के एक्ट में मुसलमानों सहित सिखों, भारतीय ईसाइयों, जमींदारों, पूंजीपतियों, मजदूरों एवं महिलाओं के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। अंतिम विशेषता है कि अधिनियम के अन्य उपबंधों में गवर्नर जनरल को आपातकालीन अधिकार, प्रांतों का पुनर्गठन करके ब्रह्मा को अलग करना, भारतीय लोक सेवाओं के हितों को संरक्षण एवं आरक्षणों द्वारा सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया जाना, रिजर्व बैंक तथा रेलवे के जो संचालनार्थ वैधानिक सत्ता की स्थापना करना आदि थे। आइए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस जो एक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या प्रभाव पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार का सर्वाधिक विस्तृत लिखित दस्तावेज था, किंतु यह एक्ट अनेक विषमताओं एवं त्रुटियों से त्रस्त था। इस एक्ट में दी गई रियायतें मतलब एक तरह से अनेक सीमाओं से कृपण एवं सीमाओं से युक्त थी और इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इस एक्ट के संबंध में कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने हमें एक ऐसी मोटर दी है जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन परंतु इंजन कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अधिकारों का नहीं दासता का चार्टर है। कहीं पर कंपटीशन वाले एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसके थे, यानी और अक्सर ये दासता का चार्टर है इस अधिनियम के बारे में ये किसने कहा, ये पूछा जाता है। तो ये नेहरू जी के द्वारा इस अधिनियम के बारे में
कहा गया। 1935 के अधिनियम की प्रस्तावित जो संघीय व्यवस्था थी वो भी दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसमें दो असमान तत्वों को एकत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। एक और तो देशी रियासतों में राजाओं का निरंकुश शासन था, जिनका संघ में सम्मिलन मतलब मिलना ऐच्छिक कर दिया उन्होंने। दूसरी ओर द्वैध शासन वाले ब्रिटिश प्रांत, जिनका संघ में शामिल होना अनिवार्य था। इस एक्ट में साम्राज्य ही हितों के संरक्षण के लिए अनेक विस्तृत प्रावधान किए गए थे। गवर्नर जनरल एवं जो गवर्नरों को निरंकुश शासकों के अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय स्वायत्तता केवल एक तरह से खोखली ही व्यवस्था थी। इससे केवल तत्व रहित बाह्य ढांचा ही मिल पाया था। प्रांतों में प्रशासन का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री नहीं, अभी भी मतलब उसके बाद भी गवर्नर ही था। अधिनियम की धारा 93 के अनुसार वह समस्त प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने के अनुसार उन्होंने इसीलिए इस एक्ट के बारे में कहा कि प्रशंसित प्रांतीय स्वराज प्रस्ताव गवर्नरों को स्वराज देता था। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम की विषमताओं के कारण ही भारतीयों ने इसे जनतंत्रीय आवरण पहने हुए खोखला सुधार मान करके इसका विरोध किया और इस एक्ट के जो अनुदारवादी, प्रतिक्रियावादी, अप्रजातांत्रिक एवं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के कारण भारत के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार कि नवीन संविधान द्वैध शासन से भी निकृष्ट है। उन्होंने कहा इसके बारे में, जिन्ना ने कहा कि यह प्रतिक्रियावादी, हानिकारक और रूढ़िवादी सुधार है। ब्रिटिश सम्राट की अगस्त 1935 में स्वीकृति मिलने के उपरांत अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट में निहित संघ अस्तित्व में नहीं आ सका था, परंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। 1935 के एक्ट के लागू होने के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार और 1 प्रांत में यूनियनिस्ट दल की सरकार तथा 1 प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 देश की स्वतंत्रता के पूर्व 14 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रहा। थैंक यू वेरी मच।